जय हिंद दोस्तों, मैं विपुल बैंसला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वर्दी की पाठशाला में। आज हम ये इस कक्षा में पढ़ेंगे कारक और छोटी सी क्लास में अच्छे से हम सभी को एक्सप्लेन कर लेंगे। हम ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करेंगे, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट हैं उनको समझेंगे और उन पर बेस्ड एक एक दो दो एग्जाम्पल करेंगे। और सभी डाउट आपके इसमें कंफ्यूज करने वाले क्लियर हो जाएंगे। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि कुछ भी हम इसमें छोड़कर चलेंगे, कुछ नहीं छूटेगा। सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे, रिवाइज करेंगे और अपना ये चैप्टर जल्दी समाप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कारक। कारक तो दोस्तों, कारक होते क्या है? वैसे आपने पढ़ा है जैसे कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान। लेकिन ये होते क्या है, इनका अर्थ क्या है? किसी भी वाक्य में इनका अर्थ क्या है? अगर कोई आपसे या हमसे पूछने लगे कि कारक का अर्थ क्या है, इनका काम क्या है, तो हम क्या बताएंगे? तो इसका सिंपल सा एक अर्थ है कि कारक शब्द वो होते हैं जो संज्ञा या फिर सर्वनाम का क्रिया से संबंध दिखाए। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, कारक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध दिखाए। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, राम ने रावण को मारा। अब इसमें जो ये हैं ने को आप बताओगे कि इसमें भाई कर्म कारक है, करण कारक है, जो भी आप इसमें बताओगे। ठीक है, तो हम किसके बेसिस पे बताते हैं कि कौन सा कारक है इनके? लेकिन ये है क्या? अगर हम इनको रिमूव कर दूं, अगर मैं इनको छिपा दूं, अगर मैं ये राम रावण को मारा, या फिर मैं दोनों को हटा दूं, राम रावण मारा, ये कुछ जम रहा है वाक्य? नहीं जम रहा ना। तो यही होता है, वे जो कारक हैं, कारक चिन्ह जो हैं, वो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के साथ संबंध दिखाएंगे। ये होता है कारक। अब ये जो हमने इसमें लिखा था कि राम ने रावण को मारा, अब हमने जो यहां पर लगाए हैं, ये जो हमने यहां पर लगाए हैं, इनको बोलते क्या हैं? इनको हम बोलते हैं, पहला लिखो, इनको हम क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह, ये चिन्ह की सही वर्तनी जो है वो ये होती है, जो न है वो यहां पर आएगा। ये जो है ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह, विभक्ति, विभक्ति या फिर परसर्ग भी इन्हीं को ही कहते हैं, परसर्ग। तो इनको क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह भी इन्हें कहते हैं, विभक्ति भी इन्हीं को कहते हैं, और परसर्ग भी इन्हीं को ही कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब अगर विभक्ति की बात आई है, तो यहां पर हम एक चीज और क्लियर करते हैं। वो क्या है कि पहला संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट। दूसरा विश्लिष्ट। तो ये संश्लिष्ट और विश्लिष्ट क्या होता है, यहां पर समझना है कि संश्लिष्ट और विश्लिष्ट क्या होता है। तो
संश्लिष्ट विभक्ति वो होती हैं जो सर्वनाम के साथ उपयोग होती हैं। जो विभक्ति सर्वनाम के साथ आए। और विश्लिष्ट कौन सी होती हैं? जो संज्ञा के साथ आए। जो संज्ञा के साथ आए। क्लियर है? क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि संश्लिष्ट और विश्लिष्ट क्या होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल इसके क्या लिखेंगे हम? जैसे यहां पर है राम ने। अब राम क्या है? राम हमारा संज्ञा है। ने क्या है? विभक्ति है। तो यहां पर अगर पूछने लगे कि ये कौन सी विभक्ति है, ठीक है, तो ये होगी विश्लिष्ट। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, मैं इसको अलग पेन से लिखता हूं। अगर हम इसको ये लिख दें कि उसने या फिर उन्होंने, समझ गए? अब ये उस क्या है? उस क्या है? ये उसका, उसकी, उस क्या है? ये है सर्वनाम। अब इसके साथ ने विभक्ति आई है, तो ये कौन सी है? ये है संश्लिष्ट, जो सर्वनाम के साथ आए। और यदि यहां पर हम लिखते हैं राम ने रावण को मारा, तो राम क्या है? राम है संज्ञा। संज्ञा के साथ विभक्ति आई है, वो हो जाएगी हमारी विश्लिष्ट। ओके, क्लियर है बात? चलो अब हम देखते हैं कारक के प्रकार। कारक होते कितने प्रकार के हैं? तो हमारे कारक कितने होते हैं? सिंपल लिखना है, 8 कारक होते हैं। 8 कारक होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले लिखेंगे हम, आपने वो पोयम पढ़ी होगी कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान को, इसके लिए को विभक्ति भी आती है, और के लिए अधिकरण, अधिकरण, इसके लिए में या पर, अपादान से, अपादान से, इससे का मतलब क्या है? अलगाव, संबंध, संबंध का, की, के, ना, नी, ने, और संबोधन, संबोधन, आहा, ओए। ठीक है, ये हमारे सभी कारक हो चुके हैं। कौन कौन से कारक? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, अपादान, संबंध और संबोधन। तो जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रही है, पर फिर भी इनको एक बार यहीं पर समझ लेते हैं। कर्ता कारक, अभी मैंने बताया कि ये जो ये है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं विभक्ति।
विभक्ति, ठीक है, या फिर परसर्ग भी इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। इसकी विभक्ति ने है। अब कर्ता कारक में क्या होगा कि वाक्य का पूरा जोर कर्ता के अनुसार होगा, ठीक है। उसमें जो हमारा कर्ता होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा वाक्य में, उसके अनुसार वाक्य होगा, ओके। जैसे कि कैसे, जैसे जो काम करने वाला होता है, अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, उसकी उससे अलग देखते हैं, ठीक है। जैसे कि राम ने खाना खाया, ठीक है, राम ने किताब पढ़ी, ठीक है। तो यहां पर विभक्ति भी आ रही है ने, उससे भी पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी हमें देखना है कि उस वाक्य में काम करने वाला कौन है। अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें कर्म महत्वपूर्ण है या फिर करने वाला महत्वपूर्ण है, वहां पर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूं कि हमें वाक्य के भाव को सबसे पहले समझना है। वाक्य का हम भाव समझ जाएंगे तो हम संज्ञा सर्वनाम को भी पहचान लेंगे, हम विशेषण को भी पहचान लेंगे और हम कारक को भी पहचान लेंगे, ठीक है। कर्म कारक क्या होता है? कर्म कारक की विभक्ति है को। कर्म कारक में होता है कि एक कोई काम करने वाला होता है, लेकिन जो क्रिया का जो प्रभाव होता है वो कर्म पर पड़ता है। कर्म मतलब जिसके ऊपर कुछ काम हुआ हो। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब राम ने मारा, लेकिन किसको मारा? रावण को मारा। मार किसको पड़ी? बाण किसको लगे? रावण को लगे। तो जिसके ऊपर काम हो रहा है, बाण किसके ऊपर चलाए गए थे? रावण के ऊपर चलाए गए थे, ठीक है। तो यहां पर यह ध्यान रखना है, कभी भी किसी वाक्य में अगर कंफ्यूजन हो जाए तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमें वाक्य के भाव को सबसे पहले समझना है कि कुछ भी काम हो रहा है तो वो किसके ऊपर हो रहा है और कौन करने वाला है। जब हम ये समझ जाएंगे कि कर्ता ये है और कर्म ये है, तो हम कारक पहचान जाएंगे कि जिसके ऊपर काम हो रहा है। अब देखो, रमेश ने सुरेश को थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ किसके लगा है? थप्पड़ जिसके लगा है उसको महसूस होगा ना। दर्द कौन महसूस करेगा? जिसको थप्पड़ लगा है। तो उस आधार पर वहां पर कर्म कारक होगा। समझ गए आप कि जिसके ऊपर काम करा जाएगा, मार पिटाई कुछ भी हो, जिसके ऊपर वो एक्शन आएगा होकर, वो हमारा कर्म कारक होगा। उसके बाद करण से, करण से यहां पर दो से हैं, मैं दोनों को समझाऊंगा, इसी स्लाइड पर ही समझाऊंगा, ठीक है। एक है यहां पर करण से। अब चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं मैं। हम अब अलग तरीके से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले करण, करण और अपादान। यहां पे हमें सबसे पहले समझना है कि करण की विभक्ति क्या है? से, अपादान से, ठीक है। मेन तो यही है, लेकिन यहां पर इसका अर्थ है द्वारा, के द्वारा। यहां पर है अलग होना, अलग होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का एक लड़की है, आपस में उनकी बात हो रही है, लड़ाई होगी, क्या बोलेगी लड़की सबसे पहले? चला जा मेरी नजरों से दूर, नजरों से, नजरों से दूर, चला जा मेरी नजरों से दूर। तो से आ रहा है ना उसमें, उसका मतलब क्या है? बोल दिया ना आगे, चला जा मेरी नजरों से दूर, दूर, दूर हो गया ना उससे, अलग हो गया ना उससे, ये मतलब है उसका। तो देखो, से
से। वो ही मैं पहले बोल रहा था, अब भी बोल रहा हूं कि हमें वाक्य का भाव समझना है। ठीक है, कोई भी अगर वाक्य आएगा तो हमें ये देखना है कि वो दूर होने की बात कर रहा है या फिर कर्ण से। यहां पर जो से है ये किसी माध्यम का काम करेगा। जैसे अब मैं, देखो मैं बोलकर बता रहा हूं कि मैं मार्कर से बोर्ड पर लिखता हूं। ठीक है, तो मैं बोर्ड पर जो क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो भी मैं लिखता हूं, किसके माध्यम से लिखता हूं? मार्कर के माध्यम से ना। मार्कर से लिखता हूं ना मैं। यहां भी आ रहा है ना से, और यहां पर ये काम कौन कर रहा है? मार्कर। कि मैं मार्कर से लिखता हूं, यानी कि मार्कर के द्वारा लिखता हूं मैं, तो ये हो गया माध्यम। इसलिए ऐसे वाक्य में जहां पर कोई माध्यम का उपयोग हुआ होगा वहां पर हम करण कारक लगाएंगे। अपादान कारक कहां पर होगा? पेड़ से पत्ते झड़ गए, तो यानी कि पेड़ से पत्ते पहले लग रहे थे पेड़ पर, उसके बाद वो झड़ गए तो पेड़ से अलग हो गए, तो वहां पर अपादान कारक। उसके बाद क्या होगा कि जैसे बिल्ली छत से कूद गई। अब बिल्ली पहले छत पर थी, छत के बाद में फिर बिल्ली कूद गई, तो छत से बिल्ली अलग हो गई। समझ गए आप? वहां पर अपादान हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इससे और इससे से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर भी अलगाव या फिर अलग होने की बात आती है वहां पर हम अपादान कारक लगाते हैं, और जहां पर कोई काम किसी माध्यम के द्वारा किया जाता है या फिर किसी वस्तु से किसी कार्य को करते हैं तो उसकी वजह से वहां पर करण कारक हो जाता है। इज दैट क्लियर? जैसे एग्जांपल लिख लो, बिल्ली छत से कूद गई, बिल्ली छत से कूद गई। ठीक है, इसमें कौन सा कारक है? और दूसरा हम लिखेंगे चाकू से सेब काटकर खिलाओ। आपको कमेंट करनी है कि इन दोनों में से आ रहा है, इन दोनों में से आ रहा है, लेकिन इन दोनों में कौन कौन सा कारक है और उसका क्या रीजन है। ठीक है, ये आपको कमेंट करना है। अब मैं एक चीज और बताता हूं आपको, जब भी हम वाक्य करेंगे, एग्जाम में हम जाते हैं, एग्जाम हॉल में, एग्जाम जब होता है तो वहां पर एक चीज और है कि कभी भी जल्दबाजी मत करना कोई भी। ठीक है, ये मत सोचना कि हिंदी है तो हिंदी को मैं बिल्कुल आंख बंद करके लगा दूंगा, 5 मिनट में कर दूंगा। हिंदी तो कुछ नहीं होती भाई, हिंदी होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट, और स्कोरिंग सब्जेक्ट पर थोड़ी सी लापरवाही से अगर आप गलती कर दोगे ना, तो जहां पर कुछ भी एक आधा मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग की कोई कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, थोड़ी सी मॉडरेट आ गई, जहां फंसाने वाला ही आ गई, कोई मैथ का फॉर्मूला या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया, कैलकुलेशन आ गई कुछ भी, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कूल माइंड से रहो, थोड़ा समझ लो एक बार। यहाँ पर के द्वारा लिख रहा है, ठीक है, तो जहां पर से आ रहा है और वहां पर हमें लगेगा ना कि यहाँ पर ये माध्यम का है, तो एक बार वहां के द्वारा लगाकर देख लेना। अगर के द्वारा वहां पर एकदम फिट हो जाए तो हमारा वहां पर करण कारक होगा। अगर के द्वारा से वो गलत हो रहा है तो वहां पर हमारा अपादान होगा। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। हमारे 4 कारक हो चुके हैं। पहला कर्ता कारक, जहां पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने वाला होता है। जैसे राम ने खाना खाया, खाना खाने वाला कौन है? राम है, राम ने काम किया। ठीक है, मोहन ने किताब पढ़ी, मोहन ने किताब पढ़ी, तो किताब किसने पढ़ी? मोहन ने। वहां पर मैन वो है मोहन। ठीक है, कर्म कारक, जिसके ऊपर कार्य का, जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, वो हमारा कर्म कारक हो जाएगा। करण और अपादान हमने यहां पर समझ लिए। उसके बाद संप्रदान के लिए, एक सेकंड रुकना,
बाहर से आवाज तो नहीं आ रही ज्यादा? ठीक है, अब हम देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान, इसकी विभक्ति क्या थी? संप्रदान, संप्रदान को या फिर के लिए। इसके साथ हम कर्म को भी दोबारा देखते हैं। कर्म, इसकी विभक्ति क्या है? इसकी विभक्ति भी को है। मैं 2 एग्जाम्पल लिखूंगा, उनके माध्यम से ये दोनों कंफ्यूजन से परे हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एकदम। पहला एग्जाम्पल, मोहन ने रोहन को बुलाया। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर यही है, मोहन ने रोहन को किताब दी, या फिर किताब छोड़ो, मिठाई, मिठाई दी। ठीक है, अब यहां पर दोनों जगह को आ रहा है, दोनों वाक्य में को विभक्ति आई है। अब हमें दोनों वाक्य के और दोनों एग्जाम्पल के थ्रू ही दोनों कारक को समझना है। देखो यहां पर क्या हुआ, मोहन ने रोहन को बुलाया, ठीक है, बुला लिया, ओके। यहां पर क्या है कि मोहन ने रोहन को मिठाई दी, ठीक है। अब एक बात बताओ आप कि यहां पर कुछ दिया जा रहा है क्या? नहीं, यहां पर क्या मिठाई दी जा रही है। अब अगर खाने के लिए मिठाई दे रहा है तो क्या उसके मुंह से निकाल लेगा? मतलब एक तरीके से प्रसाद या मिठाई जो दिया जाता है वो हमेशा के लिए दिया जाता है, ठीक है। या फिर यहां पर को की जगह ऐसे लिख लो आप, इस वाक्य को थोड़ा चेंज कर दो, जो अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाए। मोहन ने गरीब को दान दिया, ठीक है। तो संप्रदान कारक में क्या होता है, संप्रदान में कोई वस्तु दी जाती है तो वो वापस नहीं ली जाती। कोई भी वस्तु दी जाएगी वो हमेशा के लिए दी जाएगी, तो वो वस्तु वापस नहीं ली जाती है। अब जैसे दान दे दिया तो दान वापस थोड़ी लिया जाता है, नहीं। कुछ भी अगर वाक्य में आपको ये भाव आए, तो मैं पहले ही बताकर चल रहा हूं, हमेशा वाक्य के भाव को समझना है। अगर वाक्य में ये भाव आ रहा है कि ठीक है कोई वस्तु हमेशा के लिए दी जा रही है, तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। और यहाँ पे मोहन ने रोहन को बुलाया, रोहन को बुलाया, तो क्या है यहाँ पर कर्म कारक होगा, ठीक है। क्योंकि बुलाया कौन गया है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा है, क्रिया का प्रभाव पड़ा है रोहन पर, इसलिए यहां पर होगा कर्म कारक। तो हमारे ये दोनों भी बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ज्यादा एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं होती, बस समझना होता है। एक बार जो समझने वाली होगी वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, एक पॉइंट और लिखना है इसमें, संप्रदान में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं मैं। संप्रदान में नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम। संप्रदान में
नमस्कार प्रणाम ये जो होते हैं ना कि गुरु जी को प्रणाम, ठीक है, माता जी को प्रणाम, दादा जी को प्रणाम, नमस्ते, ये जो होता है ये हम वापस थोड़ी ले लेंगे, ये हमेशा के लिए किया जाता है ना, नमस्ते, ये थोड़ी कहते हैं चल मेरी नमस्ते उल्टी दे, मेरा प्रणाम उल्टा दे मुझे, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता ना। तो एक ये आप याद जरूर रखना कि संप्रदाय में जब भी इस तरीके का वाक्य आएगा ना जिसमें नमस्कार प्रणाम ये शब्द होंगे, ठीक है, आदर भाव प्रकट करने के लिए जो होंगे वहां पर हम संप्रदान ही लगाएंगे। ये अभी मेरे माइंड में आ गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लिखना जरूर। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद आ जाएगा हमारा संबंध। संबंध कारक, संबंध की विभक्ति क्या है, का, की, के, ठीक है, ना, नी, ने, ये सब संबंध कारक की विभक्ति है। संबंध में क्या होता है, जब संज्ञा सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए किसी भी वस्तु से, वो हमारा होता है क्या, संबंध कारक। बहुत आसान है ये, बस इतना दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देना। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले लिखना है, पहले किसी वस्तु पर अधिकार दिखाया जाएगा, ठीक है, पहला आता है अधिकार, अधिकार। दूसरा हम इसमें लिखेंगे जो हमारे रिश्ते नाते होते हैं, जो भी हमारे रिश्ते नाते होते हैं वो। तीसरा, तीसरा इसमें लिखेंगे कि जब सर्वनाम के साथ, सर्वनाम के साथ, सर्वनाम के साथ रा, री, रे आ जाए, ये मैं इसकी पहचान बता रहा हूं। अधिकार कैसे, जैसे ये राम की पुस्तक है, ठीक है, तो पुस्तक पर अधिकार दिखा दिया कि ये राम की पुस्तक है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लिखेंगे मोहित, मोहित रोहित का भाई है, भाई है। तो देखो इसमें का आ गया ना, का, तो यहां पर रिश्ता आ गया ना, मोहित का रोहित का रिश्ता आ गया। अब हम देखते हैं सर्वनाम के साथ कैसे आएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। सर्वनाम के साथ कैसे, जैसे मैं एक सर्वनाम है, तुम एक सर्वनाम है। अब इससे कैसे बनेगा, देखो यहां पर मैंने लिख दिया, इससे कैसे बनेगा, इससे ऐसे बनेगा कि, कहां लिखूं, चलो यहीं लिख देता हूं, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, वो मेरा बैल है। अब देखो यहां पर मैं से मेरा बन गया, उसके बाद एक एग्जांपल में यहां लिख देता हूं इसका, यहां पर, ठीक है, तो यहां पर जो मैं एग्जांपल लिखूंगा वो होगा कि यह है तुम्हारी गाय नहीं
है। अब यहां पर तुम सर्वनाम था, तुम से बन गया तुम्हारी, तो ये क्या हो गया, हमारा संबंध कारक हो गया। जब भी ऐसा आएगा तुम्हारी, ये कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि ये सर्वनाम है, तुम उससे तुम्हारी बन गया है, सर्वनाम था मैं, मेरा बन गया है। ओके, तो इसी के साथ हमारा संबंध कारक खत्म। अब हमारा कौन सा कारक बच गया है, अब बच गया अधिकरण कारक। अधिकरण को समझ लेते हैं जल्दी से। अधिकरण कारक क्या कहता है, तो अधिकरण कारक की जो कारक विभक्ति होती है, अधिकरण कारक, अधिकरण, इसकी कारक विभक्ति क्या होती है, ने या पर। यह दिखाता है किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति। जैसे हम पहले समझते कब हमें में लगाना है, कब पर, जब जब वस्तु, जब वस्तु किसी स्थान के अंदर हो, किसी स्थान के भीतर हो, भीतर उपस्थित हो, उपस्थित हो, वहां पर आएगा, वहां पर लाएंगे हम में। जैसे जैसे हम यहां पर लिखेंगे अलमारी में, अलमारी में कपड़े हैं, कपड़े रखे हैं। तो यहां पर हमने ये थोड़ी लिखा कि अलमारी पर, अगर हम पर लिख सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या हो जाएगा कि वो उसके ऊपर रखे हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लिखेंगे, ये पहला था, ये दूसरा, मेज पर, मेज पर लैंप रखा है। तो यहां पर क्या मतलब है, यहां पर इसका जो अर्थ है वो ये दिखा रहा है कि वो मेज के ऊपर रखा है। जब किसी भी स्थान के ऊपर किसी वस्तु का बोध होगा तब पर लगाते हैं, और जब किसी स्थान या किसी स्थान के, वस्तु के भीतर कोई चीज होती है वहां पर हम में लगाते हैं। तो बेसिकली अधिकरण का भी यही मतलब होता है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की वो स्थिति बताता है कि वो अंदर रखी है या फिर ऊपर रखी है। ठीक है, ये एग्जांपल ही काम आ जाएंगे इसमें। बाकी अब हमारा कौन सा रह चुका है, अब हमारा लास्ट रह चुका है केवल संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन क्या होता है, बहुत आसान। संबोधन कारक, इसकी हाय, ठीक है, ओहो, ओहो, अरे, ये इसकी विभक्ति होती है। इसको तो बच्चे आराम से पहचान जाते हैं। ठीक है, कि संबोधन कारक, जैसे हे भगवान, ओहो मजा आ गया, वहां भी मजा आ गया। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं जिनमें मतलब एक अलग भाव प्रकट होता है, ठीक है, एक्साइटमेंट जहां पर दिखाई जाती है वहां पर हमारा संबोधन कारक होता है। तो ये एक छोटी सी क्लास थी, इसमें आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसमें हमने ज्यादा एग्जाम्पल नहीं रखे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें क्लासेस लंबी नहीं करनी होती है, केवल थोड़ी थोड़ी थ्योरी के माध्यम से आपका रिवीजन कराना ही मेरा उद्देश्य है। और अगर ये सब चीज आपको अच्छी लग रही है, क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं, थोड़ा भी हमारी क्लासेस से आपको फायदा मिल रहा है, तो प्लीज हमको सपोर्ट जरूर करें। क्लासेस को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।